दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भूगोल के दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की चौथी और आखिरी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज में हम इस अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन तीनों वीडियोज को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन तीनों ही वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। साथ ही दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के पीडीएफ नोट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। और साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के अध्ययन से। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उन पेड़ पौधों से होता है जो पृथ्वी पर बिना मानव के हस्तक्षेप के उगते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल से जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल हमारी पृथ्वी का एक ऐसा संकरा गलियारा है दोस्तों, जहां जल, वायु और स्थल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यदि इनमें से एक तत्व की भी अनुपस्थिति हो तो यह जीवन को संभव नहीं बनने देता। अर्थात जीवन को पनपने के लिए आवश्यक है कि जल, वायु एवं स्थल तीनों संयुक्त रूप से एक स्थान पर पाए जाएं। और जिस स्थान पर ये तीनों जल, वायु एवं स्थल एक साथ पाए जाते हैं वही जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र को ही जैवमंडल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको दोस्तों बायोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, जैवमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवित रहने वाले प्राणी अपने जीवन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और प्राणियों की एक दूसरे के ऊपर जीवित रहने की इस पारस्परिक निर्भरता को पारितंत्र कहा जाता है। दोस्तों, वन्य जीवन के अंतर्गत हम लोग जंतु, जीव, कीट, जलीय जीव आदि को शामिल करते हैं और इनसे हमें अनेक चीजों की प्राप्ति होती है, जैसे दूध, मांस, खाल और ऊन इत्यादि। मधुमक्खी जैसे कीट दोस्तों हमें शहद प्रदान करते हैं और पौधों के परागण में भी ये सहायक होते हैं। साथ ही ये प्रकृति में एक महत्वपूर्ण अपघटक का कार्य भी करते हैं। अपघटक का कार्य क्या मतलब होता है दोस्तों कि पृथ्वी में जीवन को संभव बनाने की प्रक्रिया में, चक्र में इनका योगदान होता है। इसी प्रकार चिड़िया दोस्तों छोटे कीटों को खाती है और अपघटन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक बनती है वो। इसके अलावा दोस्तों गिद्ध जो होते हैं वो मृत जीव जंतुओं को खाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण शोधक के रूप में वे कार्य करते हैं। प्रकृति में मृत जीव जंतुओं के कारण जो अव्यवस्था हो सकती है, प्रदूषण हो सकता है, उसको वो लोग खत्म करने का कार्य करते हैं। इसीलिए गिद्ध एक महत्वपूर्ण शोधक का कार्य करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि जो पारितंत्र है उसमें सभी महत्वपूर्ण छोटे एवं बड़े जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जीवन के लिए वे सभी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पारितंत्र की चक्र को हम निम्न आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं। घास, चूहा, सांप और बाज। दोस्तों, चूहे अक्सर घासों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए हमारी पृथ्वी पर सांप पाए जाते हैं जो घास को नुकसान पहुंचाने वाले या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खाकर उनकी संख्या को सीमित रखते हैं। इसी प्रकार बाज पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर जो चूहों का नाश करने वाले सांपों को खाते हैं। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया चलती है और एक जीव की उपस्थिति दूसरे जीव की संख्या को सीमित बनाए रखती है। इनमें से यदि किसी भी जीव की संख्या कम हो जाए, मान लीजिए हम यहाँ से चूहे को खत्म कर देते हैं, तो घासों को नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और इसके अलावा सांप जो है उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी।
खत्म हो जाएगी, क्योंकि सांप चूहों को खाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस प्रकार जब उनको खाने के लिए चूहे ही नहीं मिलेंगे तो सांपों की संख्या अपने आप खत्म हो जाएगी, और जब सांपों की संख्या खत्म हो जाएगी तो इससे बाजों की संख्या भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार पारितंत्र की प्रक्रिया में, पारितंत्र के चक्र में सभी जीव आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और जीवन चक्र को संभव बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। इनमें से अगर किसी भी जीव की संख्या खत्म होती है तो यह पूरा का पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 पर गिद्धों से संबंधित एक छोटा सा आलेख दिया गया है, जिसको मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि यह गिद्धों की जनसंख्या कम होने के बारे में चिंता को व्यक्त करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक जीव जंतुओं का उपचार जो था दोस्तों, वो नशीली दवाइयों के माध्यम से किया जा रहा था, जैसे डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन। और जब इन मरे हुए जीव जंतुओं को, जिनका उपचार इन दवाइयों के माध्यम से किया जाता था, जब इनको खाने के कारण गिद्धों की संख्या खत्म होने लगी, क्योंकि इन मरे हुए जीवों को खाने के कारण गिद्धों की किडनी खराब होने लगी थी और गिद्ध मरने लगे थे। जब ये देखा गया कि गिद्धों के मरने का कारण इन नशीली दवाइयों का अन्य पशुओं पर किया जाने वाला प्रयोग है, तो इन दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया। जब बड़ी संख्या में गिद्ध खत्म होने लगे तो उनकी संख्या को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। दोस्तों, ये पैराग्राफ जो है, इसके ऊपर कौन बनेगा करोड़पति के एक सीजन में सवाल भी पूछा गया था। खैर, वो हमारी परिचर्चा का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। यहाँ हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि गिद्ध प्रकृति में एक महत्वपूर्ण शोधक का कार्य करते हैं, और यदि उनकी संख्या किसी भी कारण से खत्म होती है तो यह पारितंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। दोस्तों, अभी हमने अध्ययन किया है कि प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहा जाता है जो प्रकृति में बिना मानव के हस्तक्षेप के अपने आप उग जाती है। प्राकृतिक वनस्पति की जो वृद्धि है वो इस बात पर निर्भर करती है कि किसी स्थान का तापमान और आर्द्रता किस प्रकार की है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर या विश्व में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। दोस्तों, जिन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां वृक्षों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और वृक्ष घने वन जो होते हैं वो घने रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का न केवल सघनता खत्म होने लगती है बल्कि उनका आकार भी कम होने लगता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों छोटे छोटे घास स्थल पाए जाते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। दोस्तों, जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहां वनों के नाम पर मात्र कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं बल्कि कांटे पाए जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इनमें पत्तियों के माध्यम से जल वाष्पित होकर ना उड़ सके। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जो वन पाए जाते हैं दोस्तों, उनको टुंड्रा वन कहा जाता है। अर्थात ध्रुवों पर जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है वहां टुंड्रा वन पाए जाते हैं, और घास स्थल पाए जाते हैं जहां पे लाइकेन तथा मॉस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, अपनी पत्नियां गिराने के आधार पर हम वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं: सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जहां सभी वन एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं और इसीलिए ये वन पूरे साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी कारण इनको सदाबहार वन कहा जाता है। जबकि दूसरी ओर उन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है जहां सभी वृक्ष एक साथ 4 से 6 हफ्तों के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इस प्रकार हम उनमें पतझड़ को देख सकते हैं। ऐसे वनों को हम पर्णपाती वनों के रूप में जानते हैं। दोस्तों, पिछली 2 शताब्दियों में जितनी तेजी से मानवीय जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि बढ़ती हुई मानवीय जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी तेजी से इन वनों को काटा जाने लगा है। वर्तमान समय में हालत यह है दोस्तों कि वन क्षेत्रों की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा घट रही है। इसीलिए वर्तमान समय में आवश्यक रूप से वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन दोनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसका अर्थ यह है कि इंसान का इनको बनाने में कोई योगदान नहीं है।
लेकिन जितनी तेजी से इंसान ने इनका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है, उसके कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का और वन्य जीवों के खात्मे का संकट अवश्य मंडराने लगा है। इन संसाधनों की कमी यह है दोस्तों कि यदि एक बार ये खत्म हो गए तो मनुष्य इनको दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है और स्वयं प्रकृति ही इनको बनाती है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है सिर्फ कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि कुछ मानव अपने लालच को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में शोषण करने लगे हैं और इसी कारण इनके खात्मे का संकट मंडराने लगा है। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से होता है, परंतु सवाल यह है कि कुछ जीवों का शिकार इसलिए किया जाता है ताकि उनके शारीरिक अंगों की कालाबाजारी की जा सके। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा जैसे जीवों का शिकार इसलिए किया जाता है ताकि उनके दांत, नाखून, सींग, खाल आदि की कालाबाजारी की जा सके। माना जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनके शारीरिक अंग बहुत ऊंची कीमत पर बिकते हैं, इसीलिए कुछ लालची लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन वन्य जीवों का शिकार करते हैं और अनैतिक तरीके से इनके शारीरिक अंगों का व्यापार करते हैं। दोस्तों, जितनी तेजी से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन समाप्त हो रहा है, अब यह वक्त आ गया है कि हम इनको संरक्षित करें और अब इसके संरक्षण के लिए शीघ्र ही कदम उठाने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कदम उठाए भी जाने लगे हैं। हमारे देश की सरकार ने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए अनेक अभयारण्य बनाए हैं, अनेक जैवमंडल निश्चय बनाए गए हैं और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, जहां पर ये वन्य जीव प्राकृतिक रूप से अपने आवासों में जीवन जीते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को हानि पहुंचाना या किसी भी जीव जंतु का शिकार करने की मनाही कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन स्थानों पर आकर प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है अथवा किसी जीव जंतु का शिकार करता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाती है और उसके ऊपर उसको जेल कर दी जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक CITES की स्थापना की गई है, जिसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा किया गया एक समझौता है, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि खतरे में पड़े हुए पशु पक्षी और वृक्षों की रक्षा करना दुनिया की सारी सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी है और इसके अंतर्गत उन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाए रखने की जिम्मेदारी उठाई गई है जिनके खात्मे का संकट मंडराने लगा है। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं की 5000 और पेड़ पौधों की 28000 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिनको सरकार, विभिन्न देशों की सरकारें अपने सम्मिलित प्रयासों से बचाए रखेंगी ताकि ये समाप्त ना हो और लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पर बनी रहें। तो दोस्तों, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन से संबंधित यह थी हमारी चौथी और आखिरी वीडियो, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, मैं अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही मैं इस वीडियो के PDF लिंक नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको पढ़कर उसे पढ़ सकें, डाउनलोड करके आप पढ़ सकें। मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।